डॉक्टर साहब आप ये जो स्टमक ट्यूमर ये किन खानों की वजह से हो रहा है और आजकल के नौजवानों के अंदर तो ये बड़ी आम बीमारी है। अच्छा, स्टमक ट्यूमर या ट्यूमर इन जनरल। ट्यूमर इन जनरल का क्या मतलब है कि सेल बेकाबू हो गया, डीएनए बेकाबू हो गया, यानी सेल ने एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दी, एक्स्ट्रा रेप्लिकेशन शुरू कर दी, जहाँ पे उसकी लगाम लगनी चाहिए थी वहाँ पे लगाम नहीं रख दी। या तो ये मतलब है, या दूसरा कैंसर आपके पास होता है डीएनए म्यूटेशन से, यानी डीएनए ने एक सर्टेन तरीके से ट्रांसक्रिप्ट करना था, अपना छापा बनाना था, उस तरीके से छापा नहीं बनाया, वो म्यूटेट कर गया और वो डिफरेंट तरीके से म्यूटेट कर गया। स्टमक के केस में, गट के केस में आपके पास इसके जो पोटेंशियल, बिकॉज मैंने जब मास्टर्स किया था बायोकेमिस्ट्री में, आई एम अ डॉक्टर विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने बहुत सारे ऑक्सीडेटिव मार्कर्स यानी जिसमें सोजिश करने वाले मार्कर्स पे रिसर्च की थी, जिसमें आपके पास एक नाइट्रोसामीन्स थे, नाइट्रिक ऑक्साइड थे आपके पास जितने भी बारबेक्यू फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, घर में भुने गोश्त नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, जितने भी आपके पास स्मोक्ड मीट्स हैं, इसमें पोटेंशियल कार्सिनोजेंस होते हैं जिनको नाइट्रोसामीन्स कहा जाता है। ये नाइट्रोसामीन्स बॉडी में जाके, मैं केमिकल नेम भी आपको बता देती हूँ, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा आपके पास कैंसर मार्कर है और ये बॉडी में नाइट्रोसामीन्स पूरा जाके, ये जो बारबेक्यू फूड में होते हैं, इस साइकिल को छेड़ते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से कैंसर होते हैं। कैंसर की जेनेटिक प्रोपेनिसिटी यानी जेनेटिक ट्रेंड भी होता है, लेकिन डाइट में आपके पास जंक, आपके पास शुगर और स्टमक कैंसर में खासकर आपके पास जितने भी डेली मीट्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, जितने भी जीएमओ वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी बारबेक्यू प्रोडक्ट्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। बारबेक्यू को मैं कभी हेल्दी फूड नहीं कहती, बिकॉज बारबेक्यू में आपके पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ये जो आपको इतने महंगे महंगे सीरम मिलते हैं ना बाजार में, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटी एजिंग, ये किस चीज़ के खिलाफ लड़ रहे होते हैं? स्किन पे ये इतने महंगे क्यों हैं? ये जिस चीज़ के खिलाफ स्किन पे लड़ रहे होते हैं उसको आरओएस कहा जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी कहा जाता है, यानी वो छोटे छोटे केमिकल्स जो मेरे पूरे जिस्म की सेल की झलियों को तोड़ के तबाही मचा सकते हैं। तो एजिंग भी ये कॉज करते हैं ना, फाइन लाइन्स और रिंकल्स। ये आप जितना मर्जी ख़वातीन को मैं मुखातिब करी, महंगा फेशियल करा लें, आप रोज़ डोनट खाएंगी ना, आपको 30 साल की उम्र में यहाँ पे छाइयाँ आएंगी। अभी आपके प्रोड्यूसर साहब मुझे शो से पहले कह रहे थे आप वही 4 साल पहले वाली हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इसमें इंसान की अपनी भी एफर्ट होती है। मैं शुगर से, जंक से दूर रहती हूँ। तो आपने बूढ़ा होना बहुत अच्छी बात है, आपने ग्रेसफुली बूढ़ा होना है और देर से बूढ़ा होना है, तो आप जंक से दूर रहें। एंजाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक है ट्यूमर के साथ? एब्सोल्युटली, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो जिस्म में म्यूटेशन कर सकता है, अगेन डीएनए की आपके पास। फॉर एग्जांपल ब्रेन ट्यूमर के साथ तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, और गट ट्यूमर के साथ भी आपके पास बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। जहाँ पे म्यूटेशन होगी वहाँ पर ये जो आपकी सेल मल्टीप्लिकेशन है ना, जो कैंसर में बेलगाम हो जाती है, वो क्यों बेलगाम हो जाती है? अल्लाह ताला ने हर सेल के डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज रखे हैं जो सेल को बताते हैं बस अब तुम्हारी साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ, अब तुम्हारी साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ। तो आपके पास जो स्ट्रेस होता है, वो जो सिग्नल होता है ना जिससे उसको कहना होता है साइकिल ख़त्म हो गई है, रुक जाओ, मल्टीप्लाई ना, वो सिग्नल को तोड़ देता है। तो स्ट्रेस तो हालांकि ये चीज़ जो है थोड़ा सा मेरे प्रोफेशन के उसके जाती है, लेकिन डाइट से भी बड़ी जो इलाज है दुनिया में वो खुशी है। खुशी से बड़ी कोई दवाई नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात क्या है। डॉक्टर साहब क्या नाश्ता आप किस चीज़ का करती हैं, बता ही दें। अच्छा, नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं अंडों की बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कोई अनाज किसी के लिए सज़ा, किसी के लिए शफ़ा होता है। मुझे देख के सब अंडे ना खाइएगा, किसी को एलर्जी भी हो सकती है, किसी की बॉडी में हीट स्ट्रेस भी हो सकता है ना। अगर आपको अंडे सूट करते हैं तो अंडे से बेहतरीन कोई नाश्ता नहीं है। और मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड के, खाली अंडा नहीं, मैं मल्टीग्रेन ब्रेड के 2 स्लाइस लेती हूँ। मेरी तो अपनी ब्रांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। चाय नहीं, चाय मैं उससे पहले लेती हूँ, बिकॉज आपको पता है जो कैफ़ीन है वो एक बड़ा ज़बरदस्त प्री वर्कआउट प्रोटोकॉल है। चाय को कभी भी आप खाने के साथ नहीं लेते। चाय में आपके पास जितने भी वो होते हैं ना फाइटिक एसिड और इस तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स, वो खाने के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। कम से कम 2-3 घंटे पहले मैंने नाश्ते से चाय ली होती है, क्योंकि उसके बाद मैंने दौड़ लगानी होती है। खाने के बाद चाय नहीं, खाने से पहले चाय 2-3 घंटे पहले ली होती है। नाश्ते के साथ मैंने ज़िंदगी में कभी चाय नहीं ली। दूसरों को भी यही कहेंगी कि वो पहले लें? ऑफ कोर्स पहले लें, लेकिन ये है कि मैं उठती हूँ कोई सुबह 3-4 बजे और नाश्ता मैं 9 या 10 बजे करती हूँ। आपको एक टाइम, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, आपको एक टाइम गुजारना चाहिए नाश्ता करने से पहले। अनलेस एंड अनटिल 2 सिचुएशंस हैं इसमें। गैस्ट्राइटिस और गट के कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता और उनका तेज़ाब उनको बहुत ज़्यादा तंग करता है, उनको मैं कहती होती हूँ उठते ही ले लें। और जो दूसरा केस आपके पास होता है वो डायबिटीज़ के उन पेशेंट्स का होता है जिनका ब्लड शुगर बहुत डिस्टर्ब होता है और वो नए नए मेरे पास एनरोल हुए होते हैं, तो टाइम लगता है उनकी ना फास्टिंग वो भी करने में। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। रेस्ट इट इज़ ओके
टू वेट टू गेट हंग्री। आपको ना, आप सबने नोट किया होगा यहाँ पे सेट पे जितने भी लोग बैठे हैं और ऑडियंस में भी, कि सुबह 7-8 बजे एक बड़ी जोर का हंगर पैंग पड़ता है। ऐसे ही। मैं आपको बताऊँ उस पे जो काबू कर लेना, वो नफ्स पे काबू करता है अपने। ये भी उसके ज़ुमरे में आता है ना। ये बड़े बड़े साईं वगैरह और स्पिरिचुअल लोग भूखे रहते हैं ना इतना इतना अरसा, अपनी वो ओशो ने बात भी की है हाँ, इस पे। अपना ये नफ्स पे काबू के ज़ुमरे में आता है, स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करता है। अब जो सुबह 7-8 बजे आपको भूख लगती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कॉर्टिसोल। अल्लाह ताला जो है ना, आपका अलर्टनेस और आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको सुबह 7-8 बजे किक इन कराता है, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है आप उस टाइम प्रोडक्टिव हो। अब कॉर्टिसोल आपके पास क्या करता है? कॉर्टिसोल जो है वो आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को थोड़ा सा छेड़ता है, तो उस टाइम लगती है बहुत ज़्यादा भूख। जिसने उस पर काबू कर लिया, वो किसी भी चीज़ पे काबू कर सकता है। सो यू हैव टू कंट्रोल दैट। लंच में क्या लेती है? लंच नॉर्मली मैं एक आध फ्रूट सर्विंग लेती हूँ, और डिनर मेरा 5 बजे हो जाता है। जैसे अभी आपके इंटरव्यू के बाद मैं जाके डिनर कर लूँगी, अच्छा, मतलब 5 बजे dinner? दैट्स इट। 5 बजे, 7-8 बजे मैं सो जाती हूँ। इनको देखने वाले भी 5 बजे ही करें, देख नहीं रहे आप, ये जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही और आगे भी ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। थैंक यू। ये बिल्कुल डाइट प्लान ऐसे ही होना चाहिए जैसे डॉक्टर बता रही हैं, मैं तो खुद अब फॉलो करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ख़वातीन शादी से पहले बड़ी पतली होती हैं माशाल्लाह, और शादी के बाद पहला बच्चा, तो अगर वेस्ट उनकी 28 है वो 30 पे चली जाती है, दूसरे बच्चे पे 34 पे चली जाती है, और तीसरे बच्चे पे 40 क्रॉस कर जाती है। क्या वजह है? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब औरत माँ बनती है, उसकी जिस्म के हार्मोन्स की ऐसी तैसी हो जाती है, तो जो उनके स्पाउसेज हैं और साथ वाले हैं, वो प्लीज़ एक तो उनको थोड़ी इमोशनल सपोर्ट दें। कि जिस्म अपने बस में, ये सच है, नहीं रहता बच्चा पैदा करने के बाद। आपके पास हार्मोन्स का इस प्रेगनेंसी के बाद तो हमारे पाकिस्तान में तो इतनी बात ही नहीं होती औरत को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देने की। आपको पता है प्रेगनेंसी में थ्रू आउट औरत का एस्ट्रोजन बहुत ऊपर रहता है। चले यहाँ पे एक अच्छा फीज़िबिलिल्लाह मैसेज ही दे दूँ लोगों को। प्रेगनेंसी के बाद एकदम जब एस्ट्रोजन नीचे जाता है, तो औरत का मूड भी नीचे जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी औरतों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होती है, और उन बेचारियों को घर में ये कहने तक की इजाज़त नहीं होती कि मुझे अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे माँ बनना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उससे उनको शेम किया जाता है। इसको कहते हैं, यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन मेरी बात सुन रही हैं, सासें हैं, आपकी बहू जो है, आपके ज़माने में आपको पता नहीं था अब्यूज़ क्या है। आपकी जो बहू है ना, उसका एस्ट्रोजन नीचे गया, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुई है, उसको इमोशनल सपोर्ट दें। और ये मैं सारे मर्दों को भी कह रही हूँ, औरतों के हार्मोन्स उनके लिए ऑलरेडी अजाब होते हैं, प्लीज़ कम अज़ कम आप उनको सपोर्ट दें। अच्छा, अब एक तो मूड नीचे होता है, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन गलती, अच्छा मोटिवेशन भी नीचे जाती है, क्योंकि हमारे पास औरत के लिए पाकिस्तान में हर तरह की मोटिवेशन शादी करना है। शादी हो गई है तो उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना। मतलब उसका मकसद था, उसने कमाऊ लड़का ढूंढ लिया, बात ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। तो जब आपकी पर्सनल मोटिवेशन एजेंडाज इतने गलत हो, फिर आप अपना, यहाँ पे औरतों की भी गलती है, अब उनको भी डांट रही हूँ, अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। अच्छा, ये जब मूड वगैरह नीचे जाता है ना, तो उसके बाद इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद वो उस पर लगाम नहीं डालती हैं। अब होता है कि इतना ज़्यादा फिर वज़न बढ़ जाता है, और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट भी डिस्टर्ब हुआ होता है, कि उस वेट को लूज़ करना अजाब बन जाता है। आप लूज़ कर सकते हैं, बट देन एक बार अगर आपका 20-25 किलो चढ़ गया है और आपका इस वक्त मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो चुका है, देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा हुआ है ना, कि वो अपने हवासों पे काबू रख सकता है, अपनी ख्वाहिशात पे काबू रख सकता है। इसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को प्रेगनेंसी के बाद बहुत लोगों को आता है, 60 to 70% लोगों को इमोशनल डाउनफॉल आता है, उनकी फैमिलीज़ अगर उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो वो इमोशनल ईटिंग की तरफ ना जाएं।